हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 यानी लेवल 1 सीडीपी का सेशन है। ठीक है, तो ये सीडीपी का तीसरा सेशन है। सेशन 1 और सेशन 2 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो तीसरा सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय लर्निंग? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, या व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या अनुभूति में परिवर्तन से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। देखिए, सीखने का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से होता है। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज होता है। स्कूल नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू लर्नर्स बट बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वैल्यूज, सोशल कॉग्निशन एंड सोशल नॉर्म्स इट सो द सीड्स ऑफ डैश इन देम। वातावरण, समाजीकरण, भौतिक संरचना या अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज होता है। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का क्या होता है, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 व्हाट शुड बी द अंडरलेइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, या केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, या सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना? विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। इन भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 को मंजूरी दी थी। इस शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत सभी विद्यार्थियों का उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। इसके फोल्डिंग इन लर्निंग रेफर्स टू अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सीखने में वयस्कों द्वारा की गई अस्थायी सहयोग को, या पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। शिक्षण प्रक्रिया में जो बालक के सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को क्या किया जाता है, इसके फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। इसके फोल्डिंग एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा एवं स्वरूप उसके विकास के स्तर का अनुरूप होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम? शिक्षक द्वारा मित्रवत एवं आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, या वास्तविक तथा सतत आकलन का व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। होमोजीनियस ग्रुप ऑफ लर्नर्स विथ आइडेंटिकल नॉलेज कैपेसिटी। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा में शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था तथा अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी ये वाला इसका विशेष क्षमता नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 देखें, 3 देखें, 4 देखें तो वो बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं के लिए है 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच भ्रांतियाँ को डैश महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश मिसकॉन्सेप्शनल अमॉन्ग्स स्टूडेंट्स। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहचानना यानी आइडेंटिफाई। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है। भ्रांतियों को क्या होता है, पहचानना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। भ्रांतियाँ छात्रों में एक प्रकार की रूढ़िवादिता को जन्म देता है, अर्थात यदि छात्र के मन में किसी प्रकार की भ्रांति होती है तो वो उसे ही सही मानने लगता है, अर्थात वे उस संबंध में सत्य को जानना ही नहीं चाहते। अतः शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे छात्रों के मन से किसी भी प्रकार की भ्रांति का शमन करें और उन्हें सही और गलत का ज्ञान कराएं। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है। इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स डज अ चाइल्ड स्टार्ट अटेम्प्टिंग टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। संवेदी प्रेरक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बताया गया है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं। वे वस्तुओं को नाम से जानने लगते हैं, उनमें संप्रत्न निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ए चाइल्ड इज लर्निंग हिज नेटिव लैंग्वेज एंड अदर चाइल्ड इज लर्निंग द सेम लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर आर बोथ लाइकली टू मेक। अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक विशुद्धता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल। तो एक बच्चे द्वारा अपनी मातृभाषा सीखने और दूसरे बच्चे द्वारा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीखने की स्थिति में दोनों बच्चे समान रूप से डेवलपमेंटल प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालयी जीवन में प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे अगर अवसर दिया है, ये पॉजिटिव चीज़ को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अवसर जहाँ वर्ड दिया रहे वो पॉजिटिव चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सृजनात्मक का पोषण करना होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि लैंग्वेज इज कंसिडर्ड रिच इन क्वालिटीज़ एंड सक्सेसफुल इफ। इनमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह नए विचार एवं संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। कैसे भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, क्योंकि भाषा अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोविज्ञान आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलताओं के लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट फेलियर।
असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे कैसी होगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। असंदर्भित पाठ्यक्रम नियमित रूप से सुसंगठित नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हाउ शुड अ टीचर रिस्पॉन्ड टू चिल्ड्रंस टॉकिंग टू देमसेल्फ प्राइवेट स्पीच। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, या उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसमें स्वनियमन सुसाधित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमित सुसाधित होता है, यानी कि शुड इनकरेज इट एज अ फैसिलिटी सेल्फ रेगुलेशन। कैसे, देखिए, एक शिक्षिका को बच्चों की अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक की प्रतिक्रिया के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में स्वनियमन सुसाधित होता है। ऐसी प्रतिक्रिया देने से बच्चों में व्यक्तिगत वाक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। Which of the following impacts an individual's ability in hand-eye coordination, balance and physical agility? गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, भाषा वैकल्प या गति समन्वय वैकल्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गति समन्वय वैकल्प। ठीक है, कैसे, देखिए, गति समन्वय वैकल्प किसी व्यक्ति के हाथ से आंखों के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे डायस्प्रैक्सिया भी कहा जाता है, डायस्प्रैक्सिया भी कहा जाता है, याद रखना है। ऐसे व्यक्ति को नवीन वस्तु को सीखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होता है। संतुलन एवं गतिशीलता असामान्य होने के व्यक्ति की अधिगम क्षमता पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक वुड बी इनएप्रोप्रिएट। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। ठीक है, व्यवहारिक, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तक के विषय में जो कथन उचित है, यहाँ पूछ रहा है कथन अनुचित होगा, अनुचित, यहाँ पे अनुचित बोल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कथन अनुचित है। कैसे, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है और समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अनुचित होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक यहाँ होता है बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे सही देखा जाए तो व्यवहारिक नहीं होता है। तो अनुचित के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मिनिमाइजिंग सोशल एविल्स। प्रभावी विविध प्रावधान
तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक विकास, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन। सार्वभौमिक शिक्षा समाज सुधार की दिशा में एक सशक्त प्रयास होता है, ठीक है, याद रखना है, ये एक सशक्त प्रयास होता है। सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए प्रभावित विविध प्रावधान तीव्र आर्थिक विकास एवं वांछित सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, परंतु सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए सार्वभौमिक शिक्षा जो होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, प्रभावी माध्यम होता है। इसलिए याद रखना ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि फ्रॉम द perspective of social maturity, a good educational plan is one that। इन सिद्धांतों को अपनाए कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या होना चाहिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इस ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग द सेल्फ सेंटर एग्जामिनेशन सिस्टम। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दूसरी, परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ऐसे प्रत्येक शिक्षार्थी की शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है, ये सभी जानते हैं। अतः दूसरे केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी समायोजन नहीं कर पाते, जबकि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन में दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसका तर्क यानी कि रीज़न दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक जो होता है वो उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 में है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 नंबर ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 नंबर में है कि ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे हम लोग अभिकथन और रीजन को देखने के अनुसार ये पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत कैसे है कि बच्चों का शारीरिक विकास में देरी हो रहा है, तो इसके लिए अनुवांशिकी बनावट का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ये वाला गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अभिकथन और रीजन दोनों यानी ए और आर दोनों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगला प्रश्न है, डैश एक सार्वजनिक क्षमता है जिससे सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। डैश इज अ ग्लोबल कैपेसिटी दैट इनेबल्स अ चाइल्ड टू एक्ट purposefully, think rationally and deal effectively with the environment। बुद्धि, मानसिक मंदता, अनुशासन या निर्देशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि वह शक्ति होती है जो समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। साथ ही यह एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया कर सकता है। ठीक है, इसके अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया किया जा सकता है और इसे क्या करता है, इसमें विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन कर सकता है इसी बुद्धि के कारण। ठीक है, इंटेलिजेंस होगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो अकॉर्डिंग टू स्किनर रिस्पोंडेंट बिहेवियर इन लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स दैट स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ये याद रखना है कि अधिगमों के सिद्धांत में सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाने वाले सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर है, याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि स्टडिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर इज नेसेसरी बिकॉज छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, या शिक्षक के स्वाभाविक स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक पर प्रभाव पड़ता है, अतः शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावन लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। ए गिफ्टेड गर्ल्स prefers less to stay at home and are more active and aggressive. This statement belongs to ट्रो का, स्किनर का, हिली का या वुडवर्थ का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रो का। प्रतिभावन लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है, बिल्कुल सही, तथा अधिक क्रियाशील एवं झगड़ालू होती है, यह कथन जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ट्रो का कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। इस ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स डेवलपमेंट इज द स्टेट ऑफ ए चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच अ चाइल्ड पासेस फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्टहुड? हरलॉक, जेम्स टेवर, मुनरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुनरो। ये मुनरो का क्या था, आपका स्टेटमेंट था, यही इसने ही कहा, मुनरो ने ही कहा था कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है, ये मुनरो का कहना था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेव वाइस्कोगी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन या पुरस्कार? यहाँ पे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइस्कोगी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स? कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन, इक्विवेरेशन एंड रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एक नंबर में 3 और 4, 2 में 2 और 3, 3 में 1 और 2 और 4 में 1 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2। कैसे 1 और 2 होगा? देखिए, 1 में क्या है, सामाजिक उपकरण, ठीक है, और 2 में है सामाजिक संपर्क। ये बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि लेव वाइस्कोगी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मीरा राहुल को सीधे उत्तर बताने के बजाय उसे छोटे छोटे संकेत देती है और जहाँ पर वो अटकता है वहाँ उसे थोड़ा सहारा देती है। धीरे धीरे राहुल खुद से जटिल सवालों को हल करने में सक्षम हो जाता है। लेव वाइस्कोगी के सिद्धांत के अनुसार सुश्री मीरा द्वारा दी गई यह सहायता क्या कहलाती है? अनुकूलन, पाड़ या मचान, या आत्मसातीकरण या दंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाड़ या मचान, इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो लेव वाइस्कोगी के अनुसार पाड़ या मचान वह अस्थायी मदद है जो एक शिक्षक या
वयस्क द्वारा बच्चों को तब दी जाती है जब वह किसी कार्य को सीखने की प्रक्रिया में होता है। तो मीरा राहुल को सीधा उत्तर नहीं बताती बल्कि उसे संकेत हिंट्स देती है। यह पाठ का एक मुख्य हिस्सा है जहाँ बच्चे के चिंतन को केवल दिशा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड और टीचर शुड सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए या सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कथन 1, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। कथन 2 में दिया है कि विकास की गति और दर सभी बच्चों में बिल्कुल एक समान और स्थिर होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों दिया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ विकल्प देखना है कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ये कथन 1 या कथन 2 दोनों सही है, ये कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो यहाँ पे कथन को देखते हुए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कैसे कि कथन 1 में क्या है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बिल्कुल सही है ये वाला। लेकिन कथन 2 में है कि विकास की गति और दर सभी बच्चों में बिल्कुल एक समान और स्थिर होती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास की गति सभी बच्चों में एक जैसी नहीं होती है, इसलिए ये कथन 2 गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ी सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? करके सीखने का सिद्धांत, BF स्किनर। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, पियाजे। भाषा विचार पर आधारित है, वैगोत्स्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, करके सीखने का सिद्धांत, BF स्किनर। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या क्रिया करके? ठीक है, तो यहाँ पे हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय सीइंग, बाय डूइंग या एक्टिंग। कोड दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 2, 2 में दिए 1 2 3 में दिए हैं 2 3 और 4, और 4 में दिए हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं, तो कोड को देखते हुए हम लोग इसका आंसर चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, यानी चारों सही है। यहाँ पे बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन किसका है? हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट इज एन इसेंशियल prerequisite to ensure proper overall development of a child. दिस स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, क्योंकि यहाँ पे कथन दिया गया है, तो कथन को देखते हुए हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। कैसे? यहाँ पे बता रहा है, देखिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन जो है आपका 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये सही है कि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस सेशन को जरूर देखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को,
और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हिंदी की पेडागोजी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हिंदी का ही पेडागोजी का वीडियो बनाकर डालूँगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।